JRD टाटा देश की पहली कमर्शियल विमानन कंपनी टाटा एयरलाइंस के संस्थापक थे। JRD टाटा को 10 फरवरी 1929 में देश का पहला पायलट लाइसेंस मिला। उन्होंने साल 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। हरीश भट्ट अपनी किताब टाटा स्टोरीज 40 टाइमलेस टेल्स टू इंस्पायर यू में लिखते हैं कि JRD टाटा ने एयरलाइन के कर्मचारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को शिकायत का मौका ना मिले। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ऐसी कोई एयरलाइन नहीं है जो यात्रियों द्वारा अधिक पसंद की जाती हो, जो अधिक सुरक्षित और समय की पाबंद हो, जहां खाने से लेकर बाकी सभी सेवाएं बेहतर हों, जो एयर इंडिया से बेहतर इमेज स्थापित करती हो। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 7 मई 1949 को JRD टाटा को पत्र लिखकर एयरलाइन द्वारा दी जाने वाली बढ़िया सेवाओं के लिए सराहना की थी। नेहरू ने लिखा, ये एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विस की गुणवत्ता के प्रति मेरी अत्यधिक सराहना व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त पत्र है। मैं अब तक इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच 4 बार यात्रा कर चुका हूँ और जितना मुझे इसका अनुभव हुआ है, मुझे ये उतना ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए बधाई। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह से टाटा एयरलाइंस आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बन गई। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। लेकिन करीबन 7 दशकों के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई। एयर इंडिया के जलवे का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि कहा जाता है उन दिनों जिनेवा में लोग अपनी घड़ियों को उस समय पर सेट करते थे जिस समय एयर इंडिया की फ्लाइट उनके शहर के ऊपर से उड़ान भरती थी। उन दिनों JRD टाटा हर 15 दिनों में एक बार विमान खुद उड़ाते थे। इन उड़ानों के दौरान वो गुणवत्ता के इतनी उच्च मानकों पर जोर देते थे कि अन्य पायलट उनके साथ उड़ान भरने से बचने की कोशिश करते थे। इतिहासकार RM लाला टाइम्स ऑफ इंडिया से बताते हैं कि ऐसी ही फ्लाइट में JRD ने अपने को पायलट कैप्टन विश्वनाथ से ग्राउंड स्पीड के बारे में पूछा। 145 मील प्रति घंटा, विश्वनाथ ने उत्तर दिया। JRD संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना स्लाइड नियम निकाला, अपनी गणना की और जवाब दिया, ये स्पीड 145 है। अगर एयरलाइन को सही समय रखना था तो ये सटीकता के मानक थे जिनकी उसने अपेक्षा की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विस्तारा संकट के बाद फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में बवाल मचा हुआ है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि 30 कर्मचारियों को बर्खास्त क्यों कर दिया है और कंपनी को अपनी करीबन 80 फ्लाइट्स कैंसिल क्यों करनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स सिक लीव पर क्यों चले गए हैं। समझेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में अंदर खाने में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। करीबन 80 उड़ानें रद्द करने के बाद टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ड्यूटी पर नहीं आने वाले अपने करीबन 30 केबिन क्रू मेंबर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, एयरलाइन ने बचे हुए कर्मचारियों से कहा कि 9 मई शाम 4 बजे तक नौकरी पर लौट आए। ऐसा नहीं करने पर सबको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के मौजूदा संकट की वजह क्या है। दरअसल बीते मंगलवार 7 मई की रात एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी कर्मचारी अचानक एक साथ छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से मंगलवार रात और बुधवार 8 मई को एयरलाइन को टोटल 100 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। आज गुरुवार यानी 9 मई को भी अभी तक करीबन 80 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। कंपनी ने कहा था कि उसके कई सीनियर क्रू मेंबर्स ने अचानक सिक लीव ले लिया और छुट्टी पर चले गए। सूत्रों के मुताबिक इनकी तादाद करीबन 300 के आसपास थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस दरअसल एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। अब समझते हैं कि एयर इंडिया को अपने कर्मचारियों को बर्खास्त करने की नौबत क्यों आई और क्रू मेंबर्स की नाराजगी का कारण क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के एयर एशिया इंडिया में मर्जर के कारण क्रू मेंबर्स की सैलरी में लगभग 20% की कटौती की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष के विजय कुमार ने ईटी को बताया कि कई भत्ते जो मर्जर से पहले कर्मचारियों के मुआवजे का हिस्सा थे वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स की सैलरी में काफ़ी कटौती हुई है।
दरअसल मर्जर से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस केवल मध्य पूर्व देशों के लिए उड़ान भरती थी और इसके लिए क्रू मेंबर्स को कई तरह के भत्ते दिए जाते थे। विलय के बाद इन क्रू मेंबर्स को अब डोमेस्टिक रूट्स के लिए भी उड़ान भरनी पड़ती है, जिसके कारण कुछ भत्तों का भुगतान नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए पहले ठहरने के लिए उन्हें स्टे अलाउंस मिलता था। क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल रूट्स पर रात भर रुकने के लिए भी भुगतान किया जाता था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मौजूदा संकट पर हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, इस समय टाटा 4 एयरलाइन चला रहे हैं। एयर इंडिया जो उन्होंने सरकार से खरीदी, उसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी थी जो उनकी बजट एयरलाइन थी, एक विस्तारा जो उनकी पहले से चल रही थी, और उसके अलावा एक एयर एशिया इंडिया है जो कि बजट एयरलाइन, जो यहाँ से मोस्टली मिडिल ईस्ट जाती है। अब ये 4 एयरलाइंस इनके पास होने के बाद हर एयरलाइन की अपनी कॉस्ट होती है, हर एयरलाइन की ब्रांडिंग होती है, हर एयरलाइन का अलग क्रू होता है, उनकी वर्दी अलग होती है, हर एयरलाइन के अपने अपने दफ्तर होते हैं। कुल मिला के हम कहें तो हर एयरलाइन के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। अब एक ही समूह 4-4 एयरलाइन चलाए, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी फीजिबल नहीं लग रहा था। तो टाटा समूह ने निर्णय लिया कि भाई हम विस्तारा को एयर इंडिया में मिला देंगे और एयर इंडिया एक्सप्रेस को हम एयर एशिया में मिला देंगे। अब इसमें कैच क्या है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को वो एयर एशिया में मिलाना चाहते हैं, तो लाजमी बात है जब मिलाएंगे तो उसका जो क्रू है वो यहाँ के एम्प्लॉयज हो जाएंगे, एयर एशिया के क्रूज हो जाएंगे। जो तनख्वाह एयर एशिया देता है वही तनख्वाह एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉयज के लिए मान्य होगी। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी जब कंपनी मर्ज हो जाती है। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस को उदाहरण के तौर पर जब वो दुबई वगैरह की फ्लाइट करते थे या कतर जाते थे, बहरीन जाते थे, मिडल ईस्ट की जिन जिन जगह भी फ्लाइट जाती थी, तो इनको उदाहरण के तौर पे एक ले ओवर अनाउंस मिलता था कि आप वहां रात को रुक रहे हैं, तो एक अलाउंस दिया जाता था। एयर एशिया में आने के बाद ये सब नहीं रहेगा, आपके साथ आपके पैमाने एक हो जाएंगे। इसको हम सिंक्रनाइजेशन बेनिफिट्स कहते हैं कि जब दो ग्रुप्स का मर्जर किया जाता है और खासकर वो एक जैसे बिजनेस में है, तो लाजमी बात है कि जब मर्ज होंगे तो जो डबल डबल खर्चा हो रहा था उस डबल खर्चे को एक ही खर्चे में लाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो एम्प्लॉयज थे इन्होंने एतराज किया कि साहब हमारा तो जो है कुछ का तो ये भी कहना है कि हमको एचआरए मिलता था, अब एचआरए नहीं मिला करेगा। एक का ये भी कहना था कि हमको 70 घंटे फ्लाइंग की मिनिमम घंटी थी, वो इसमें अब 40 घंटे रह गई, तो कुल मिला के 20% के आसपास सैलरी कम होती दिखाई दी। हम जानते हैं कि भारतीय सिविल एविएशन जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो बहुत लंबे समय तक घाटे में रहा है। एयर इंडिया स्वयं सरकार ने बेचा इसीलिए क्यों घाटे में था। तो अगर कोई भी ऐसा प्रयास किया जाता है जो कि खर्चे कम करके उस एयरलाइन की सस्टेनेबिलिटी, उस एयरलाइन की फिजिबिलिटी में मददगार है, तो वहां पर एम्प्लॉइज को सहयोग करना चाहिए। हालांकि टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन की संकट की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पीटीआई के मुताबिक क्रू मेंबर्स एयरलाइन पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। कंपनी और कर्मचारियों के बीच विवाद AIX कनेक्ट के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के मर्जर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बढ़ रहा है। AIX कनेक्ट को पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था। टाटा सन्स द्वारा साल 2022 में बड़ी डील करते हुए एयर एशिया इंडिया को अधिग्रहण किया गया था और इसका विलय एयर इंडिया में कर दिया गया था। विलय के पहले ही एयर एशिया इंडिया का नाम बदलकर AIX कनेक्ट कर दिया गया था। ऐसे में कुछ केबिन क्रू मेंबर्स ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारी संगठन AIX EU ने एयर इंडिया चेयरमैन चंद्रशेखरन से कहा था कि जनवरी 2022 में टाटा ने टेक ओवर किया, हालात बिगड़ गए, सैलरी का बड़ा हिस्सा PLI यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स में चला गया। इसके अलावा सीनियर भेदभाव बरतते हैं, प्रमोशन पॉलिसी ठीक नहीं है। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि टाटा ग्रुप की इस एयरलाइंस में आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। एयर इंडिया के सारे भूतपूर्व एम्प्लॉयज का सम्मान करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि एयर इंडिया का जो स्टाफ था बहुत पुराना था और उसमें बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ था, उनकी सैलरी भी काफी थी। अब जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा तो ये भी सरकार से कमिटमेंट किया कि भाई 1 साल तक हम इनको निकालेंगे नहीं, जबकि हकीकत यह है कि जो नए आजकल काम करने वाले आ रहे हैं उनमें ऊर्जा ज्यादा है, उनमें एनर्जी ज्यादा है और उनके जो सैलरी के रेट्स हैं वो ज्यादा है, क्योंकि लाजमी बात है आप अगर 25 साल से कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे पहुंच जाती है। तो जो नया एम्प्लॉयर है वो चाहेगा कि मैं यंग ब्लड को लेकर आऊं और मैं सैलरी भी उसको कम, तो उससे कॉस्ट में भी बचत होती है। अब अंदर की बात यह है कि टाटा ग्रुप को एक तरह से ये लाइबिलिटी महसूस हो रही थी कि जो एम्प्लॉयज हमने वहां से लिए हैं उनके कामकाज की क्षमता पर मैं कमेंट नहीं करता, पर उनकी जो कॉस्ट आ रही थी टाटा ग्रुप को, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि वो लोग काफी समय से एयर इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। तो किसी ना किसी तरह, और इन एम्प्लॉयज को पता था कि हमारा यहाँ पर बहुत लंबा भविष्य नहीं है, क्योंकि टाटा ग्रुप कोशिश करेगा कि कॉस्ट को कट किया जाए। देखिए एयर इंडिया घाटे में क्यों था, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा थी और कॉस्ट ज्यादा होने का बहुत बड़ा कारण एम्प्लॉयज की सैलरी थी। तो उसको तो अगर मुनाफे में लाना था
उस सैलरी को कम करना ही करना था किसी भी तरह, चाहे वो मर्जर के जरिए किया जाए, चाहे 1 साल इंतजार करके इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिसको हम वीआरएस कहते हैं, जो कि टेक ओवर टर्म्स में था, वीआरएस के जरिए इनको गोल्डन हैंडशेक देके इनको अलविदा कह दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग अगर एयरलाइन को लंबा वक्त तक चलने में सहायक रहती है तो उस कॉस्ट कटिंग में कोई बुराई नहीं है। एम्प्लॉइज को भी एक जुडिशियल व्यू लेना पड़ेगा। तो अंदर की बात यह है कि टाटा ग्रुप भी चाहता है कि जो भारी भरकम सैलरी लेने वाले स्टाफ के लोग हैं वो अब अपना वीआरएस लेकर जाएं या वो नई टर्म्स को स्वीकार कर लें। मौजूदा संकट के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी 10 शहरों में फ्लाइट्स को रद्द किया है। इन शहरों में नई दिल्ली, श्रीनगर, गुवाहाटी, बैंगलोर, गोवा, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कालीकट, कुन्नूर और कोझिकोड शामिल हैं। एयरलाइन की तरफ से उड़ानें रद्द होने से 15,000 से ज्यादा पैसेंजर्स प्रभावित हुए हैं। अब सवाल है कि पैसेंजर्स के लिए एयरलाइन ने क्या किया है। जानकारों के मुताबिक प्रभावित पैसेंजर्स को या तो एयरलाइन से पूरा रिफंड मिलेगा या वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान को रीशेड्यूल कर सकेंगे। वहीं एयरलाइन ने यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस से कांटेक्ट करने की सलाह दी है ताकि वो कंफर्म कर सकें कि उनकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई। वेबसाइट पर चेक स्टेटस का ऑप्शन भी दिया गया है। ग्लोबल कॉल सेंटर नंबर्स 080-466-2222 08067662222 भी जारी किए गए हैं। एयरलाइन के 70 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं और कंपनी रोजाना 300 से ज़्यादा और हफ्ते में 2500 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। देश के 31 और विदेश के 14 शहरों में इनकी फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ानें रद्द करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी और उन्हें मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए कहा। साथ ही एयरलाइन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के अनुसार यात्रियों को सुविधाएं सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया मैनेजमेंट वर्कर्स यूनियन से बातचीत कर रहा है। कोशिश है कि उड़ानें प्रभावित ना हो, लेकिन कर्मचारी संगठन पीछे हटने और काम पर लौटने को तैयार नहीं है। चीफ लेबर कमिश्नर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन और कंपनी के CEO के साथ एक बैठक भी बुलाई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि इसकी एक और कंपनी में भी बीते दिनों मर्जर प्रक्रिया के बीच में कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। टाटा ग्रुप की विस्तारा ने पिछले महीने 110 उड़ानें अचानक रद्द कर दी थी। इसके पीछे भी कर्मचारियों की कमी वजह थी। तब कंपनी के प्रवक्ता ने बताया था कि विस्तारा पायलटों की कमी से जूझ रही है, ऐसे में उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया गया है। उस समय विस्तारा की 160 से ज़्यादा फ्लाइट लेट हुई थी। सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कंपनी की जब भी बात होती है तो टाटा ग्रुप का नाम लिया जाता है। अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठा के देख लीजिए, आप सुबह से लेकर रात तक अपनी जिंदगी के हर हिस्से में टाटा के प्रोडक्ट्स को शामिल जरूर पाएंगे। चाहे किचन में इस्तेमाल होने वाला टाटा नमक हो, दिन की शुरुआत करने वाली सुबह की टाटा टी हो, या फिर टाटा की दालें हो या टाटा के मसाले, टाटा मोटर्स की कार हो या टाटा स्टील की सरिया। आज की तारीख में टाटा ग्रुप की 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं। इनमें TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए इस बुलेटिन को लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।